हे गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो ऑन आरएस प्ले सुपर। आरसीबी का कमबैक हो गया है तो मेरा तो कमबैक होना ही था। मुझे पता है मैंने 60 दिनों से ऊपर हो गए और वीडियो नहीं अपलोड किए, उसके बारे में वीडियो के एंड में बात करेंगे। बट फिलहाल के लिए चैप्टर नंबर 1151 के स्पॉयलर्स आ चुके हैं। छोटे मोटे स्पॉयलर्स नहीं है, बहुत ही भयंकर स्पॉयलर्स है। पिछले 5 चैप्टर जो मैंने पढ़े नहीं थे, कुछ समय पहले ही पढ़ा हूँ और मेरा दिमाग घूम गया भाई, मजा आ गया पढ़ के। इसके अलावा अभी रिकॉर्ड करने बैठा हूँ तो वन पीस का जो फैन लेटर वाला एपिसोड है उसका एक चैप्टर भी आया है, स्पिन ऑफ चैप्टर, तो उसके बारे में वीडियो में बात करेंगे। अगले वीडियो में बात करेंगे। तो सब्सक्राइब करके रख लो जितने लोगों ने अनसब्सक्राइब किया हुआ है। और मेरे आत्मा की शांति मांगने की जरूरत नहीं है भाई, मैं तो जिंदा हूँ यार। तुम लोगों ने तो सच में मेरे को स्वर्ग ही सिधार दिया। खैर अब बिना ज्यादा टाइम पास की वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स रोल द इंट्रो। तो चैप्टर नंबर 1151 यानी कि लैंड 51, इस चैप्टर का टाइटल है आई अंडरस्टैंड नाउ। पता नहीं कुछ चीज समझ में आ गई है किसी को, देखते हैं आखिर वो क्या चीज है। कवर पेज में बात करते हैं, यामाटो किसी सुमो कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट कर रही है, किसी के भाई को उसने डिफीट कर दिया और कवामात्सु पीछे बैकग्राउंड में दिख रहा है। चैप्टर पे स्टार्ट करते हैं। चैप्टर वहीं से स्टार्ट होता है जहाँ पे पिछला चैप्टर खत्म हुआ था, यानी कि जो अपने सारे के सारे जो जायंट पायरेट्स थे वो इमू के साइड से हो गए थे, डेविलीफाई हो गए थे, वो टेक्निकली डेविल्स में ट्रांसफॉर्म हो गए थे। तो जो चीज डोरी और ब्रोगी के साथ हुई थी वही चीज अभी भी चल रही है। बहुत सारे जायंट्स है वो लगातार ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं डीमन में, और भी जो कई सारे वो उनके ड्रीम्स में से जो मॉन्स्टर्स आ रहे थे ना वो भी आ रहे हैं। लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज होती है इसके बाद, एक जो ऐसा थोड़ा सा घोड़े जैसा दिख रहा था ना, जिसका फेस लग रहा था कि किसी ने जिराफ का चेहरा उसके बॉडी पे लगा दिया है, तो वो वाला जो गॉड्स नाइट है वो फाइनली अपने हाइब्रिड फॉर्म से थोड़ा सा ह्यूमन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हुआ है और हम देख पाते हैं वो सच में ह्यूमन ही है और उसके दांत थोड़े स्पाइक जैसे हैं। हमें इसके बाद एक फ्लैशबैक देखने को मिलता है जहां पर चॉपर जो है वो गावान को बचा रहा है यूजिंग हिज गार्ड पॉइंट, जो उसके 5 डिफरेंट ट्रांसफॉर्मेशन है, और लूफी चॉपर और गावान दोनों के प्रेजेंस को सेंस कर लेता है। इसके बाद लोकी को मोसा नाम के आदमी का कॉल आता है जो कि उसे किसी चीज के लिए धन्यवाद कर रहा है। अब ये मोसा नाम के आदमी को शायद मैंने मिस कर दिया क्योंकि 1134 में आया था, मुझे याद नहीं है मैंने उस चैप्टर को पढ़ा है या नहीं, तो आई थिंक थोड़ा सा पीछे जाके पढ़ना पड़ेगा। बट एज फार एज द स्टोरी गोज इसके बारे में ज्यादा डिटेल्स नहीं पता है, सिर्फ यही पता है कि ये बंदा लोकी को कॉल करता रहता था डेंडन मुशी पे और उसी से इसका दोस्ती वगैरह हो गई थी। इसके बाद लूफी का जो ग्रुप है वो रीयूनाइट करता है चॉपर के साथ और वहां पे वो लोग मिलते हैं गाबान से, और फिर इन लोग को पता चलता है कि ये जो बंदा है जिसको ये लोग यासान कह के बुलाते हैं, एक्चुअली में ये स्कॉपर गाबान है जो कि रॉजर पायरेट से आता है। और फिर पीछे से कोई चिल्लाकर बोलता है कि गाबान तो रॉजर के क्रू का 3rd सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट आदमी है। बट गाबान बोलता है देख भाई 3rd नहीं, दूसरे नंबर पे आता हूँ मैं। कैप्टन अभी भी अपना नंबर 1 पे है बट 2nd पोजीशन मेरा ही है। तो यहाँ से एक चीज समझ में आती है कि रेलिंग और गाबान का जो रिश्ता है वो काफी ज्यादा राइवलरी वाला रहा होगा, जहाँ पे दोनों कम्पीट कर रहे हैं कि 2nd पोजीशन पे कौन आएगा। ऑब्वियसली वो लोग 1st पे नहीं जा सकते, बट कंसिडरिंग कि गाबान अगर इन बड़े बड़े जायंट्स वगैरह से फाइट कर पा रहा है एंड किसी भी पोजीशन पे अगर वो ईमू के पावर्स को होल्ड बैक कर पाएगा, तो मेरे हिसाब से गाबान रेलिंग से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है। बट वो सब क्या होगा वो आगे फ्यूचर में ही पता चलेगा। अब जैसा कि तुम लोग को पता है कि ईमू उस लड़की को कंट्रोल कर रही है जिसका नाम अब मैं भूल चुका हूं, तो उस लड़की को डेविलीफाई कर दिया है, वो भी अब टेक्निकली वो ईमू की एक प्रॉक्सी बन चुकी है। तो ईमू का भी हिसाब थोड़ा सा गड़बड़ा गया, वो भी धर्म पूछ के लोगों को मार रही है, मतलब सीधे सीधे कॉन्कुरर्स हाकी रिलीज कर रहा है या कर रही है जो भी है। और इस बार इतने जोर से उसने हाकी रिलीज किया कि अल्बाफ के लोगों ने हग दिया कच्छे में अपने। लूफी को भी नोटिस होता है ईमू की हाकी, पता नहीं पिछली बार उसने शायद मिस कर दिया था बट इस बार उसको क्लियरली समझ में आया कि कुछ बड़ा हो रहा है। और चैप्टर खत्म होता है जहां पर लोकी बोलता है सभी लोगों से अल्बाफ पर कि तुम लोग को मेरे पावर की जरूरत है, और फिर उसके बाद सभी लोग एक साथ यूनाइट हो जाते हैं ताकि ये लोग उन लोगों से लड़ सकें जो धर्म पूछ के मार रहे हैं। और इसी के साथ हमें पता चलता है कि ब्रेक है अगले हफ्ते। अभी मेरा कमबैक हुआ था और अब मैं बैक कम कर जाऊंगा। तो भाई लोग जितना मेरे को लग रहा है ये चैप्टर थोड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। बाकी अब बात करते हैं कि मैं कहाँ था। देखो यार, मेरा जॉब स्विच चल रहा था। मतलब क्या होता है जब आपको एक्सपीरियंस हो जाता है सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में, आप एक ही कंपनी में नहीं रहते हो, आप अलग अलग कंपनियों में जंप करते रहते हो। मेरा 2 साल हो चुका था पिछली कंपनी में और मैं ट्रांजिशन के प्रोसेस में था। ट्रांजिशन के प्रोसेस में क्या होता है कि आपके पास ऑप्शंस होते हैं कुछ डिपेंडिंग ऑन आप किस कंपनी में आपको क्या ऑफर किया जा रहा है। मेरी कंपनी में वर्क फ्रॉम होम बहुत सारा पेंडिंग था, तो मैं पुणे चला गया था, फिर पुणे से बनारस गया, बनारस में गंगा नहा के फिर मैं अपने घर गया। घर पे यार मैं टाइम स्पेंड कर रहा था, क्योंकि अगर तुम लोग को नहीं पता हो तो मैं बताता हूँ। जब आप कोई कंपनी छोड़ते हो ना तो आपको 30 डेज या 60 डेज का नोटिस पीरियड सर्व करना होता है, जिसमें बेसिकली
आपने जो कुछ भी काम वाम किया है वो आप हैंड ओवर करते हो, तो किसी और को बताते हो, या कोई काम अगर पेंडिंग है तो आप अचानक से भाग जाओगे तो प्रोजेक्ट की माँ उठ जाएगी। तो वो सारी चीजें चलती रहती हैं। तो 30 डेज का मेरा था, मेरी कंपनी थोड़ी सही थी। 30 डेज में क्या हुआ कि विद इन 10 डेज मेरे मैनेजर का मेरे को कॉल आया और उन्होंने बोला कि भाई हमको तुम्हारी नीड नहीं है, क्योंकि प्रोजेक्ट वाले जो हैं, जो क्लाइंट है, वही बोला कि हमें अनिकेत की अभी नीड नहीं है। मीनवाइल मेरी दूसरी कंपनी से बातचीत हो चुकी थी, मेरे को जॉब लगने वाला था। 28 अप्रैल को मेरी जॉब थी और मेरे को अराउंड 5 या 9 अप्रैल के आसपास की बात है कि मेरे को बोला गया कि प्रेजेंट कंपनी में मुझे 30 डेज का नोटिस पीरियड नहीं देना। तो भाई मेरे लिए टेक्निकली 100% छुट्टी थी, मैं अपने घर पे था और मैंने घर पे बस आराम किया। 2 साल जितना केओस था रिलेशनशिप से लेके जॉब तक, वो सब भूल के मैं बस आराम कर रहा, और इसलिए मैंने कोई वीडियो कुछ नहीं डाला। मैंने सोचा ठीक है, अभी वन पीस खत्म नहीं हो रहा है, मैं बाद में रिज्यूम कर लूंगा, मुझे बस लाइफ में ब्रेक चाहिए। और अभी जाके मैं नए वाले कंपनी में सेटल हो गया हूँ, मुझे अच्छा खासा टाइम मिल रहा है, जिम वगैरह भी ज्वाइन कर लिया और इस कंपनी में काम भी ठीक ठाक है, मतलब बढ़िया है, प्रोडक्ट बेस्ड है, कम रहता है कभी कभी और बहुत रेयरली बहुत ज्यादा काम रहता है। तो एवरीथिंग इज गोइंग गुड, पूरा टीम बढ़िया है, मैनेजर से अपनी मिट्टी हो रखी है अच्छी वाली यार, मतलब लिटरली गए होते तो किस कर लेता मैं उसको, पर वो 40 साल से ऊपर का है, उसका एक लौंडा है। एनीवेज मजा बहुत आ रहा है और इसीलिए मैं वापस से चैनल रिज्यूम कर रहा हूँ। मुझे बजर पढ़ना है क्योंकि मैंने एक बहुत सेक्सी रील देखा था जहाँ पे मुझे पता चला कि आखिर गट्स पैदा कैसे हुआ था। तो मैं बजर पढ़ूंगा, बजर पे भी वीडियो बनाऊंगा। एंड आई होप तुम लोग को मेरी वीडियो पसंद आई होगी, मेरा रंडी रोना भी पसंद आया होगा। एज ऑलवेज आयुष ने पहले ही बता रखा है कि अनिकेत भैया का रंडी रोना चलता रहता है। बाकी मैं तुम लोगों से मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। प्रिपरेशन कर रहा हूँ कि मैं कुछ समय में फेस कैम चालू करूँ, बट लेट्स सी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई, मैं स्ट्रीम भी करने वाला हूँ और मैं वीडियोस भी डालने वाला हूँ, तो सब्सक्राइब करके रखना है। इस वीडियो को भी लाइक कर दो। मैं तुम लोगों से मिलूंगा अगले वीडियो में। सो अंटिल द नेक्स्ट वन, प्ले ऑन।